क्वेश्चन नंबर 9 एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन है सैलरी प्लस रिटायरमेंट का। ठीक है। श्री गुप्ता हु इज एम्प्लॉयड एज मिस्त्री इन अ फैक्ट्री इन कानपुर एंड इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर 2023 आफ्टर कंप्लीटिंग 34 ईयर ऑफ सर्विस। तो श्री गुप्ता एक प्राइवेट एम्प्लॉय थे, रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर को और उन्होंने 34 ईयर की सर्विस दी है उस कंपनी में। At the time of retirement, the employer paid him a gratuity of rupees 5,10,000। अब ग्रेचुइटी जो मिलता है वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता है। ग्रेचुइटी डिपेंड करता है कि वो कवर्ड है कि नॉट कवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्सेबल करते हैं। यहाँ पे कवर्ड वाला है, तो कवर्ड वाले केस में सबसे पहले हम सैलरी निकालेंगे, बेसिक सैलरी प्लस डीए उसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिवाइड करेंगे हम 26 से। ठीक, फिर एक सैलरी आ जाएगी, फिर लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। 15 डेज वाली जो सैलरी आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस से और ईयर ऑफ सर्विस को कवर्ड वाले केस में हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था और यहाँ 15 दिन की सैलरी क्यों ले रहे हैं ये भी हमने सीखा था सब कुछ। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बाहर एक अमाउंट आएगा, फिर लिखोगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, फिर उसके बाद जो मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख रुपीज़ इसको लिखना बाहर। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव में से इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट होगा उसको माइनस कर देना, आपका टैक्सेबल ग्रेचुइटी आ जाएगा। उसके बाद बोला गया यहाँ पे कि द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रुपीज 2,40,000, मतलब 2,40,000 रुपए उन्हें एक एक्यूमुलेटेड बैलेंस से मिला है आरपीएफ से। तो ये हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के समय मिलेगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। अगर यही चीज यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लिखा होता यहाँ पे तो फिर हम हाफ अमाउंट को टैक्सेबल कर देते। ठीक, ही इज also entitled to a pension of rupees 7,500 per month. He commuted his half pension and received on 1st March 2024 the commuted value of pension amounting to rupees 2,70,000। ये रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर को, यानी कि इनका 3 महीने का पेंशन बनना चाहिए इस ईयर में, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो फिर लेकिन यहाँ पे आप 3 महीने का नहीं लोगे, यहाँ आप सिर्फ 2 महीने का पेंशन लोगे, जनवरी और फरवरी का कंप्लीट पेंशन। मार्च वाला क्या हुआ है ना, पेंशन कम्यूट हो गया है, तो इसका डिफरेंट तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। और आधा पेंशन कम्यूट हुआ है तो आधा तो मतलब टैक्सेबल होगा जो मंथली वाला है, और आधा जो कम्यूट वाला है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन मिला है या पेंशन प्लस ग्रेचुइटी दोनों मिला है। तो यहाँ पे पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों मिला है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और ये फर्स्ट वीडियो जो है आपकी रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट में उसमें भी सिखा रखा हूँ मैं ये। उसके बाद उसका 1/3 निकालना, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों है। ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट अमाउंट आ जाएगा, फिर जो भी एक्चुअल ये कम्यूटेड अमाउंट मिला है ना ये वाला, उससे आप लेस कर दोगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट को, तो कम्यूटेड वाले में कितना टैक्सेबल होगा वो भी पता चल जाएगा आपका। ठीक, तो आप इसको पेंशन वाले को टेंशन मत लेना, अभी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो अच्छे से जो भी पॉइंट इसमें रह भी गया होगा वो मैं फिर से समझा दूंगा उसमें। On the basis of following information, compute his income from salary for the assessment year 2024-25, assuming that salary and pension are due on the last day of the month। ध्यान देना, अगर यही चीज यहाँ लिख देता कि ड्यू ऑन द 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो क्वेश्चन के सैलरी में बहुत मेजर चेंज आता और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते आपको। लेकिन जब बोल दे कि ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब कुल मिला के उस महीने की सैलरी, मतलब जैसे कि अप्रैल वाली सैलरी अप्रैल में मिल ही जा रही है, मई वाली सैलरी मई में मिल जा रही है, बोला है ना ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो क्योंकि सेम मंथ में सैलरी मिल जा रही है तो सैलरी और पेंशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, बेसिक पे 1,89,000 ये दे रखा है 21,000 पर मंथ के हिसाब से 9 महीने का। अच्छा, आप सोचोगे अब 9 महीने का क्यों दे रखा है? भाई देखो, 31 दिसंबर को वो रिटायर हो गए हैं ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च को तो उनका पेंशन बनेगा ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 9 महीने की ये सैलरी दे रखी है। ठीक, ऑलरेडी कैलकुलेट करके। डियरनेस अलावेंस 45,000 रुपए, 5,000 पर मंथ फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स क्यों है अभी मैंने समझाया, तो ये सीधे सीधे आपको अमाउंट दे रखा है।
बोनस 4000, कुछ नहीं लिखा है, आप मानो कि ये पूरे 9 महीने का है। प्रोजेक्ट अलावेंस ये भी पर ईयर वाला हो गया। हाउस रेंट अलावेंस 4200 पर मंथ, पेड रेंट एट ₹3000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स। तो हाउस रेंट अलावेंस का हम कैलकुलेशन करेंगे और इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझा रखा है, वो आपको सैलरी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको ये वीडियो, हाउस रेंट अलावेंस वाली। Employers and employees contribution to recognized provident fund ₹30,000 each। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है वो लेते हैं और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगा। सॉल्यूशन देखते हैं 9 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिखना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक, अब सबसे पहले दे रखा है इसमें बेसिक पे, कितना बोला गया है? 1,89,000 का। ये आपको 9 महीने का डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया है। 9 महीने का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दिसंबर में वो रिटायर हो जा रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च वो पेंशन रहेगी। फिर उसके बाद दे रखा है डीए भी 9 मंथ्स का दे रखा है, 45,000 रुपीज़। डीए के बाद दिया हुआ है इसमें बोनस कितना है? बोनस है 4,000 रुपये, वो भी यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है प्रोजेक्ट अलावेंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, बोनस प्रोजेक्ट अलावेंस ये सब, और प्रोजेक्ट अलावेंस है 3,000 रुपये। फिर है हाउस रेंट अलावेंस, तो हाउस रेंट अलावेंस हम कैलकुलेट करेंगे। आप स्पेस यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। हेडिंग डालना हाउस रेंट अलावेंस, और ये आपको सैलरी के प्लेलिस्ट में हाउस रेंट अलावेंस वाली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, मैंने समझाया है। तो सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दे रखी है 1,89,000 और 9 मंथ्स का ही लेंगे, क्योंकि वो लास्ट के मतलब कि दिसंबर में लास्ट में वो रिटायर हो गए थे। फिर क्वेश्चन में डीए दे रखा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि वो रिटायरमेंट पे है, इसलिए नहीं लेंगे। डीपी नहीं है और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस हो गई 1,89,000 रुपीज़। फिर हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड। ठीक, तो हाउस रेंट अलावेंस दे रखा है कि 4,000, हाँ बोला गया है 4,200 पर मंथ, तो 4,200 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी 12 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, 9 से करोगे। 9 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई वो दिसंबर में रिटायर हो जा रहे हैं, तो सैलरी और सारी चीज़ें 9 ही महीने की लोगे। ठीक, तो हाउस रेंट अलावेंस भी 9 महीने की ही, क्योंकि रिटायर होने के बाद थोड़ी ना उन्हें एचआरए मिलेगा। तो 4,200 मल्टीप्लाई करो 9 से, ये हो गया 37,800। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी लेते हैं। अब ध्यान देना, सैलरी बेसिक वाली नहीं, ये जो कैलकुलेट करके आया है वो। तो रेंट पेड कितना दे रखा है? रेंट पेड में बोला गया है कि 3,000 रुपये पर मंथ ये रेंट पे कर रहे हैं। ठीक, तो और बोला गया फॉर 12 मंथ्स, तो वो तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि वो रिटायर हो रहे होंगे तो रेंट वाला मकान भी छोड़ दिए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। तो भले ही वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पेड रेंट एट 3,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, लेकिन आप लोगे केवल 9 महीने के लिए, क्योंकि दिसंबर में ये रिटायर हो जा रहे हैं। माइनस, और यहाँ पे सैलरी एचआरए सब कुछ 9 मंथ्स की ले रहे हैं। फिर 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी है 1,89,000। ठीक, 3 9 27,000 रुपीज़। ठीक है, उसमें से इसका 10% निकाल लो तो ये आ गया 18,900। ठीक, 27,000 माइनस 18,900, ये हो गया 8,100 रुपीज़। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं
डिपेंड करता है कि किस शहर में घर सिचुएटेड है। अगर MCD के यानी कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इन 4 शहर में घर सिचुएटेड है तो फिर सैलरी का 50% लेते हैं। अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया है तो 40%। तो यहाँ पे कानपुर में घर सिचुएटेड है तो ये रेस्ट ऑफ द इंडिया वाला केस है और 40% ऑफ सैलरी आप लोगे। ठीक, तो 40% ऑफ ये वाली सैलरी 1,89,000, इसका 40% निकाल लो 75,600। आप खुद देख लो इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस इज इक्वल टू एक्चुअल HRA रिसीव माइनस लीस्ट या फिर एग्जेम्प्ट जो भी लिख दो। तो एक्चुअल में इनको रिसीव कितनी हुई थी 37,800 माइनस लीस्ट, इन तीनों में से लीस्ट 8,100 है तो 37,800 माइनस 8,100 ये हो गया 29,700 रुपीज़ टैक्सेबल HRA आ गया। ठीक, इसको आप फॉर्मेट में पुट कर दो 29,700। ठीक, हाउस रेंट अलावेंस के बाद बोला हुआ था कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू RPF। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है RPF में वो नहीं लेते हैं सैलरी में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है। अब आती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात, तो वो लेते हैं RPF में, लेकिन कितनी? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF मगर इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यानी कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, वहाँ स्पेस छोड़ दो। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का। अब दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में हमको ये नहीं बता रखा है कि एम्प्लॉयर ने कितना % कंट्रीब्यूट किया है। अगर सीधे सीधे बता दिया रहता हमको कि भाई 12% है तो फिर मतलब कि जितना ये बता देता तो हम उससे 12% से कंपेयर कर लेते, क्योंकि 12% और 12% से कम वाला एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन यहाँ परसेंटेज बताया ही नहीं गया है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो भी आपको सैलरी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। तो सैलरी फॉर RPF जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA लेते हैं मगर रिटायरमेंट पे, प्लस डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया है 1,89,000, DA तो है मगर रिटायरमेंट पे नहीं बोला गया है इसलिए नहीं लेंगे, DP नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो 1,89,000 रुपीज़ सैलरी फॉर RPF आ गया। उसके बाद हम जैसे अपने फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, सीधे हम लिखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो क्वेश्चन में कितना बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 30,000 रुपीज़। ठीक, तो इसमें से हम लेस कितना करते हैं 12% ऑफ सैलरी। क्यों? क्योंकि रूल कहता है 12% तक कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन सैलरी ये वाली। ठीक, तो यहाँ लिखोगे आप 1,89,000 का आप निकालोगे 12%। ठीक, 1,89,000 का 12% ये हो जाएगा 22,680। इसको आप लेस कर लोगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF में से। ठीक, तो 30,000 माइनस 22,680 ये हो जाएगा 7,320 रुपये। ये क्या आ गया आपका टैक्सेबल RPF। तो आप समझ गए बात को। ये जो क्वेश्चन में आपको दे रखा था ना RPF, ये 12% से ज़्यादा था, तो 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, उससे जितना एक्सेस रहता है केवल वही टैक्सेबल, तो वो हमने निकाल लिया। समझ गए होगे आप। तो 7320 को आप फॉर्मेट में पुट कर दो। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है, अब नीचे के सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स थे इसको हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले ग्रेचुइटी दे रखा है, तो यहाँ पे आप लिखो ग्रेचुइटी। ठीक, अब ग्रेचुइटी यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, फिर आओ नए पेज पे। अब हम ग्रेचुइटी सॉल्व करेंगे। पीछे जाओगे आप, बैक करोगे तो जहाँ ग्रेचुइटी पॉइंट आया था वहाँ भी मैंने समझाया था। ग्रेचुइटी डिपेंड करता है कि
कवर्ड पे है या नॉट कवर्ड पे है, उसके अकॉर्डिंग हम टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, तो ये ग्रेचुइटी हो गया कवर्ड वाला। फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था पीछे भी, बाकी आपको फर्स्ट वीडियो जो रिटायरमेंट की प्लेलिस्ट है उसमें मैंने ये सब समझा रखा है, आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम निकालेंगे सैलरी। सैलरी का फॉर्मूला होता है ग्रेचुइटी के केस में बेसिक सैलरी प्लस डीए, और उसका हम निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, डिवाइड कर देते हैं 26 से। तो बेसिक सैलरी पर मंथ वाली, तो ध्यान देना यहाँ बोला गया है 21,000, ठीक। तो ये दिसंबर में रिटायर हुए हैं 31 दिसंबर को, तो दिसंबर नवंबर में इनकी सैलरी क्या रही होगी 21,000 पर मंथ। तो यहाँ लिखो बेसिक सैलरी में 21,000 रुपये, ठीक। फिर डीए क्या था इनका पर मंथ रिटायरमेंट से पहले, देखो 5,000 पर मंथ, तो डीए की जगह पे लिखो 5,000, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन, यहाँ जो ग्रेचुइटी वाले में हम डीए लेते हैं, डजेंट मैटर कि वो रिटायरमेंट पे है नहीं है, यहाँ पे लेना ही लेना है। तो डीए था क्वेश्चन में, हमने ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो 15 से, डिवाइड कर दो 26 से, तो 21,000 प्लस 5,000 ये हो गया 26,000, और इसको मल्टीप्लाई करो 15 से और डिवाइड कर दो 26 से, ठीक। चाहो तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, नहीं तो ये देखो 26 1 जा 26, ये हो गया 1000, 1000 इंटू 15 यानी कि 15,000 रुपये सैलरी आ गया ग्रेचुइटी के केस में। उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 15 डेज सैलरी, मतलब ये वाली जो ऊपर अभी कैलकुलेट करके आई है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। और मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था जब कवर्ड है ग्रेचुइटी एक्ट में तो ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ कर देना, ठीक। तो सबसे पहले 15 डेज की सैलरी है 15,000, यहां लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में बोला गया है कंप्लीटेड 34 ईयर ऑफ सर्विस, तो करेक्ट इन्होंने 34 साल सर्विस दी है, यहाँ तो राउंड ऑफ की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे 34 को आप मल्टीप्लाई करो। यहाँ नहीं जरूरत पड़ी है राउंड ऑफ करने की, लेकिन ये सब नोट करना क्वेश्चन में कि कैसे दे रखा है। यहाँ पे तो सीधे 34 था तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। अब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 34 ये हो गया आपका 5,10,000 रुपीज, 5,10,000 रुपीज, ठीक। फिर सेकेंड पॉइंट में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में कितना बताया गया, कितना इन्हें ग्रेचुइटी का अमाउंट मिला है, भाई देखो 5,10,000 रुपये। अब ये मत सोचना कि मैं यही वाला अमाउंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है ग्रेचुइटी का इन्हें अमाउंट मिला है 5,10,000, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर है थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं मैक्सिमम लिमिट, जो कि है 20 लाख रुपए, ठीक है। अब आप खुद देख लो इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है, भाई जितना इन्हें एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ था वही कम है, ये दोनों तो बराबर दिख रहा है ना आपको, तो तीसरे वाले से कंपेयर करो, तीसरा है 20 लाख, तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये 5,10,000 रुपये ये जो है दोनों सबसे कम है। तो आप यहाँ लिखोगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी इज इक्वल टू एक्चुअल ग्रेचुइटी रिसीव्ड माइनस लीस्ट। तो एक्चुअल कितना मिला था 5,10,000, और इन तीनों में सबसे लीस्ट कौन सा है, यही 5,10,000, दोनों ही तो 5,10,000 है, और इसको हमने 20 लाख, भाई कंपेयर तीनों को करते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों सेम है 5,10,000, तो हमने तीसरे से कंपेयर किया तो 5,10,000 रुपये सबसे कम है, तो इसी वजह से वो लेस हो जाएगा, यानी कि श्री गुप्ता के केस में जो टैक्सेबल ग्रेचुइटी होगी वो होगी नील, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा इनका, ठीक है। तो ग्रेचुइटी की जगह पे आप लिखो नील, ठीक। ग्रेचुइटी के बाद दे रखा है पेंशन। अब देखो सबसे पहला काम तो ये कर लो कि यहाँ पे बोल रखा है कि भाई ये रिटायर हुए हैं दिसंबर में, और इन्हें मतलब पेंशन मिल रहा था जनवरी से, लेकिन इन्होंने 1 मार्च को कम्यूट करा लिया था। अच्छा पेंशन आपको मैं कैलकुलेट करके ही दिखा दे रहा हूँ, रुको।
आप हेडिंग डालो पेंशन। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले ईयर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च। ईयर 2023 2024, भाई असेसमेंट ईयर है 24-25, तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारे लिए ये। ठीक, अब ध्यान देना, वो रिटायर हो रहे हैं 31 दिसंबर को। जब 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं और क्वेश्चन ने बोला है कि सैलरी उसी महीने की आखिरी तारीख को मिल जा रही है, यानी कि 9 महीने की तो उन्होंने सैलरी उठा ली होगी। अब यहाँ से उन्हें पेंशन मिलना स्टार्ट हो गई होगी जनवरी से। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि 1 मार्च को उन्होंने हाफ पेंशन को कम्यूट करा लिया है। तो अभी कम्यूट वाला तो अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, पहले मंथली वाले पे आ जाओ। तो यहाँ लिखो पेंशन, ये मंथली पेंशन है। तो क्योंकि 1 मार्च को कम्यूट कराई गई है तो जनवरी और फरवरी में तो पूरा पेंशन मिलेगा। तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बात करते हैं कितने महीने बच गए। 1 मार्च वाला बचा, तो 1 महीने का क्या आप पूरा पेंशन लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आधी पेंशन कम्यूट करा ली गई। कितनी बच गई इनके पास? भाई सिंपल सा लॉजिक लगाओ, हाफ पेंशन कम्यूट करा ली गई तो हाफ इनके पास बचा है। तो यहाँ लिखो 7,500 का आधा अमाउंट इनके पास बचा हुआ है। और कितने महीने यहाँ बचे हैं? 1 मार्च, तो इंटू 1 कर दो। समझ में आया? 2 महीने का कंप्लीट पेंशन, 1 महीने का आधे पेंशन, क्योंकि 1 मार्च को इन्होंने पेंशन कम्यूट करा ली है। आगे अगर कुछ मंथ बचे होते तो उसका भी हम लेते, लेकिन यहाँ केवल 1 मंथ बचा है। तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 15,000 रुपए, प्लस ये 7,500, इसको 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3,750। उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, 3,750। इन दोनों को ऐड कर दो, 15 + 3, ये हो गया 18,750 रुपीज़। ये आ गया आपका पेंशन। ठीक, 18,750 रुपए। ये पुट कर दो पहले तो यहाँ मंथली पेंशन 18,750 रुपीज़। ठीक, अब बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की, तो वो भी यहाँ पे लिख दो, कम्यूटेड पेंशन। ठीक, तो वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। हेडिंग डालो कम्यूटेड, वहाँ स्पेस छोड़ देना, अभी लिखना कम्यूटेड पेंशन। अब ये जो फर्स्ट वीडियो है कम्यूटेड पेंशन की, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि कम्यूटेड पेंशन को प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए जब भी आप टैक्सेबल कर रहे हो, उससे पहले नोट करो कि क्वेश्चन में सिर्फ पेंशन दिया है कि पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों दिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ पेंशन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन दिया है, तो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन में पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों दे रखा है तो फिर दूसरे तरीके से। यहाँ पे पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों मिला है। ठीक, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी दोनों मिला है तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन उससे भी पहले हमारा काम रहता है, हम निकालते हैं कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। वो कैसे आता है? बहुत सिंपल था, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी सिखाया था। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है इन्हें कम्यूट होके पेंशन जो मिली है वो है 2,70,000 रुपये। ठीक, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना पोर्शन पेंशन मिला रहता है उसका अपोजिट, उसका रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ पेंशन श्री गुप्ता ने कम्यूट करा लिया है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा क्या होगा? 2/1। तो इसको मतलब कि जो कम्यूट होके अमाउंट मिला है उसको जितने पोर्शन मिला है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 2/1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया 27 2 54, तो 5,40,000 रुपीज़। ये अभी आया है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। अब बस यहाँ नोट करो, पेंशन और ग्रेजुइटी दोनों मिला हुआ है ना, तो इस पोर्शन का इस अमाउंट का 1/3 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर सिर्फ पेंशन मिला होता तो इस अमाउंट का हाफ एग्जेम्प्ट होता, लेकिन दोनों मिला है तो 1/3। तो यहाँ लिखो एग्जेम्प्ट अमाउंट इज इक्वल टू कम्यूटेड
वैल्यू ऑफ फुल पेंशन का 1/3, क्योंकि दोनों चीजें मिली हैं तो 1/3 एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ हो गई 5,40,000 का आप 1/3 कर दो यहाँ पे, ठीक। तो ये 3 18 54 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर लो। 5,40,000 का 1/3 वो आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। ये आ गया एग्जेम्प्ट वाला अमाउंट, ठीक। अब एग्जेम्प्ट वाला आ गया तो टैक्सेबल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक्चुअल कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट पोर्शन। तो भूल से भी एक्चुअल रिसीव में ये मत कर देना, क्योंकि यहाँ कैलकुलेट कियो, एक्चुअल में जितना मिला है वही लो। बोला गया है 2,70,000 रुपये मिला है इनको, तो लिखो 2,70,000 रुपये। उसमें से रूल कहता है इतना एग्जेम्प्ट कर दो। हमने अभी कैलकुलेट किया 1,80,000, ठीक। 2,70,000 माइनस 1,80,000, ये हो गया 90,000 रुपीज, ठीक। इसको आप पुट कर दो फॉर्मेट में, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन की आपको वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहां लिखो आप 90,000 रुपीज, ठीक है। अब हमने सब कुछ ले लिया, अब कुछ बचा नहीं है, एक बार देख लेते हैं। और यहां बोल रखा था कि एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में ही बताया था, मतलब प्रोविडेंट फंड वाले वीडियो में और इस क्वेश्चन में भी, कि लमसम अमाउंट ऑफ आरपीएफ रिसीव्ड एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट एग्जेम्प्ट रहता है। अगर यही चीज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलता तो उसका हाफ अमाउंट हम टैक्सेबल करते, लेकिन ये है आरपीएफ, तो आरपीएफ का जो लमसम अमाउंट मिलता है एक्यूमुलेट होकर रिटायरमेंट के समय, वो एग्जेम्प्ट रहता है। और कुछ है नहीं, सारे पॉइंट हम ले चुके हैं। तो अब आप क्या करो, इसको ऐड कर दो। ये हो जाएगा 1,89,000 प्लस 45,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 29,700 प्लस 7,320 प्लस 1,8750 प्लस 90,000। ये हो गया 3,86,770, 3,86,770। ये आ गई ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो सबसे ये आप फॉर्मेट जाके देख लो सैलरी का, उसमें मैंने समझाया है क्या हो रहा है डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि अभी फ़िलहाल 50,000 रुपये फिक्स्ड है, तो यहाँ अभी इनर कॉलम में मैं लिखता, लेकिन क्वेश्चन में और कोई भी डिडक्शन नहीं है तो इसको लेस कर दो आप। ये हो जाएगा 3,36,770। ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 3,36,770। ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट। ये हो गया आपका हाउस रेंट अलावेंस। उसके बाद ये आ गया आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये आ गई आपकी ग्रेचुइटी। ये हो गया आपका मंथली पेंशन। ये आ गया कम्यूटेड पेंशन।